आगे क्या है, पौधों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार। ठीक है, तो इसका एक अन्य आधार भी हो सकता है। हमने क्या किया है, उसके आकार को देख के, उसकी लंबाई को देख के, है ना, उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक और अन्य आधार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अभी आपने पौधे का वर्गीकरण उनके आकार का, तने की प्रकृति वह जीवन अवधि के आधार पर किया। ठीक है, किसके आधार पे किया था, सॉरी वो पोषण की प्रकृति नहीं थी, ठीक है, तने की प्रकृति थी। तो क्या किया था हमने, उनके आकार को देखकर, तने की प्रकृति को देखकर, उनकी जीवन अवधि को देखकर हमने क्या किया था, उसे वर्गीकृत किया था। पोषण के आधार पर भी पौधे का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोषण है ना, पोषण को लेके कि जो क्या बोलते हैं पेड़ हैं, उनका पोषण कैसे है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, पौधों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस अध्याय में पौधे की भोजन संबंधी विविधताओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इस आधार पर वर्गीकरण करने के लिए सारडीज 3.7.3 को कॉपी में बनाकर पूर्ण कीजिए। जैसे हमने पढ़ा था ना, स्वपोषी है, कीटभक्षी है, मृत्युजीवी है। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो पोषण के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको वर्गीकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर 7.3 सारणी है, अगर हम उसे करेंगे सॉल्व तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पौधे का नाम दे दिया है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अगर बना सकते हैं तो स्वयं पोषी हैं। अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो मृतोपजीवी हैं। अगर अपना भोजन जीवित पौधे से प्राप्त करते हैं तो परजीवी हैं। तो चलिए सबसे पहले आता है आपका आम। तो आम क्या रहता है, अपना खुद का भोजन बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वयं पोषी है। ठीक है, फिर आता है क्या, अपना भोजन तो बनाता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आता है कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये क्या करता है, सड़े गले से, है ना, मृत या तो फिर सड़े गले पदार्थों से बनाता है, तो ये कैसा है आपका, मृतोपजीवी है। ठीक है, फिर अमरबेल की बात करते हैं। तो जो अमरबेल है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाता, ना ही वो क्या बोलते हैं सड़े गले पदार्थ से करता है, वो कैसा है आपका, परजीवी है ना। फिर आप क्या ले सकते हैं, आम। आम कैसे है, अपना खाना खुद बनाता है, तो वो कैसा है, स्वयं पोषी है। और आप क्या ले सकते हैं, मशरूम, है ना, पुटू जिसे हम बोलते हैं। तो मशरूम क्या होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो भी सड़े गले हुए पदार्थ से करता है, जिसे हम ये करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला वर्गीकरण तो हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तने की आकृति, है ना, जीवन अवधि और क्या बोलते हैं उसके आकार पर एक वर्गीकरण कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से पोषण लेते हैं पौधे, उस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, उसे वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। अब हम किसके बारे में देखेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। हमने पौधों के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं का। तो सेम उसका भी आवश्यकता क्यों होती है, ताकि हम एक वर्ग में बांट दें, एक जीव का हम पढ़ें तो उसकी जो भी वर्ग है उसकी क्या होती है, जो समानताएं होती हैं हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले क्या था, हमने पौधे का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया। इसी प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण भी विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। तो हमने जब पौधों के बारे में पढ़ा तो 2 वर्गीकरण किया, है ना, आधार बनाए और किए। वैसे ही हम जंतुओं का भी बहुत सारे आधार बना के उसको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम जंतुओं का वर्गीकरण इस आधार पर करेंगे कि उनमें मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में करेंगे, सबसे आधार बनाएंगे मेरुदंड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी, जो आप बैकबोन बोलते हैं ना, पीठ को छू के देखिए आपको हड्डी महसूस होगी। उसके आधार पर जिस पे रहेगी वो अलग जीव है, जिस पे नहीं रहेगी वो अलग जीव है। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि किसी जंतु में रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। तो कुछ बिंदुएं यहाँ पर दिए गई हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जंतु में रीढ़ की हड्डी होती है, कौन से जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, हमारे सिर के नीचे से एक लंबी हड्डी जो कमर के नीचे तक जाती है, इसे रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या कैसुरुका दंड कहते हैं। ठीक है, तो आपके सिर से आप जब टच करेंगे, छुएंगे पीठ तक के, है ना, तो वो पूरे नीचे तक के जाती है, तो वो क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है,
पहला आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा, जिन जंतुओं में अगली व पिछली टांगें होती हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, अगली और पिछली, जैसे आप गाय देखेंगे, घोड़ा देखेंगे, कुत्ता देखेंगे, बिल्ली देखेंगे, उसमें अगली और पिछली टांग रहती है, उसमें भी क्या रहते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी रहती है। इसका अनुभव इनकी पीठ पर हाथ फेर कर भी किया जा सकता है। तो उसका अगर आपको देखना है कि है कि नहीं, आप कभी गाय को छू के देखिए, कुत्ता को छू के देखिए, बिल्ली को छू के देखिए, आपको वो महसूस होगा कि उसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जिन जंतुओं में पूंछ होती है उनमें भी केसूरक दंड रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, और जिनके में भी पूंछ पाई जाएगी, ठीक है, जैसे क्या होगा आपका छिपकली है ना, उसमें पूंछ पाई जाती है, चूहा पूंछ पाई जाती है, तो अगर आप उसे भी देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, आपका रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आता जा रहा है कि कैसे कौन कौन से जीव में आपको रीढ़ की हड्डी देखने को मिल जाएंगी। जिन जंतुओं के शरीर के किसी भी भाग में हड्डी होती है उनमें केसूरका दंड अवश्य पाया जाता है। जिनमें केसूरक दंड रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कोई से भी जंतु में अगर हड्डी पाई जा रही है, जैसे अपना हाथ भी छुइए, आपको हड्डी महसूस होगा, है ना। आप क्या करते हैं, बिल्ली को क्या बोलते हैं, टच करेंगे, उसमें भी हड्डी पाई जाती है। तो जिनमें भी थोड़ी सी भी हड्डी पाई जाती है, समझ जाना कि उसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। मछली में भी आपको क्या रहता है, रीढ़ की हड्डी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जिनमें क्या रहता है, कशेरुक दंड मिलेगा, उसे हम कैसे कहते हैं, कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली, छिपकली, पक्षी, मेंढक, मनुष्य क्या रहते हैं, कशेरुक दंड अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कशेरुक दंड है, जो आपका बैकबोन है, वो क्या रहता है, छोटे छोटे हड्डियों से मिलके बना हुआ है, बोला जा रहा है। इन्हें केसूरुका कहते हैं, और वो जो छोटी छोटी जो डंडी मतलब हड्डियां मिलके बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, आपका ठीक है, इंग्लिश में इसको वर्टिब्री कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिनमें केसूरुका दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकेसूरुकी जंतु कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाएगा रीढ़ की हड्डी उसे हम क्या कहेंगे, अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कि कनखजूरा, केचुआ, सीप, जोंक, बिच्छू, केकड़ा, घोंघा। ठीक है, ये ऐसे हैं जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जिन जंतुओं का शरीर गोल खड़ों में बटा होता है उनमें केसूरक दंड कभी नहीं होता, जैसे केचुआ। ठीक है, तो आपने केचुआ देखा होगा, वो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे क्या रहते हैं, गोल खंडों में बटे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे रहता है। तो जो भी ऐसा रहेगा, जैसे खजूरा देखो, वो भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। केचुआ देखो आप, इसी प्रकार देखने को मिलेगा, है ना। सीप भी देखोगे इसी प्रकार का, जोक भी देखोगे इसी प्रकार का रहता है, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, आपका कशेरुक दंड नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जीव में क्या रहते हैं, बैकबोन पाया जाता है और किस किस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, है ना, यही आपका क्या है, सिर से निकल के इस प्रकार से रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, आपका इस प्रकार से दिख रहा है, वो क्या है, आपका केसूरुका है, और वो क्या बनाता है, मेरुदंड आपका बनाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, या फिर आप वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए, चित्र 7.12 में कुछ जंतु दिखाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर इनका वर्गीकरण केसूरुकी में कर सारणी क्रमांक 7.4 को अपनी कॉपी में बनाकर पूरा करें। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें आपको देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, सांप दिया है, मेंढक दिया है, केकड़ा दिया है, मधुमक्खी दी हुई है, सिंह, मछली, कॉकरोच, छिपकली,
केचुआ, कछुआ, बाघ, तितली, चिड़िया, घोंघा, मगरमच्छ, घोड़ा, मकड़ी, गाय, जू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आपको ये क्या करना है, देखना है और क्या करना है, ये सारणी में फिल करना है। आपको 2 उदाहरण दे दिया गया है। पहला है केचुआ, तो केचुआ किसके अंदर आता है, आपका अक कैसे रुकी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका बॉडी कैसे बना हुआ है, गोला ऐसा बना हुआ है। तो हमने पहले ही देखा था, जो इस प्रकार का बना रहता है जिसका बॉडी, वो उसमें क्या रहता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, कैसे रुकी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मेरुदंड नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका मेंढक। मेंढक क्या है आपका, क से रुकी है। क्यों है, क्योंकि उसकी अगली और पिछली टांग है। शरीर में अगली व पिछली टांगें पाई जाती हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आपका केसुरुकी। ठीक है, फिर हम क्या ले सकते हैं, जू। ठीक है, जू अगर हम ले रहे हैं तो वो कैसा रहेगा आपका, केसुरुकी। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। और क्या हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या ले सकते हैं हम, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा अगर हम देख रहे हैं तो घोड़ा कैसे रहेगा आपका, केसुरुकी रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या रहता है, शरीर में अगली व पिछली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, और हम इसमें से क्या ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं। ठीक है, सिंग। ठीक है, सिंग ले रहे हैं तो ये कैसे रहेगा आपका, कसेरुकी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसकी पूंछ है ना, शरीर में अगली व पिछली टांगे तो पाई जाती हैं, उसमें क्या पाई जाती है, और पूंछ भी पाई जाती है। तो पूंछ पाई जा रही है तो वो कैसा हो जाएगा, केसुरुकी रहेगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जीव को अकेसुरुकी और केसुरुकी में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब केसुरुकी जंतुओं का वर्गीकरण निम्नानुसार करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, और भी जंतुएं दिए गए हैं जो कि केसुरुकी हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, निम्नानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला मछली, तो मछली के बारे में हम देखें तो क्या होता है, जल में रहती है, अंडे देती है ना। मछली क्या रहेगी, जल में रहती है, और वो कैसे देती है, अंडे देती है। फिर आता है मेंढक के समान जंतु पाए जाते हैं। मेंढक क्या है आपका, उभयचर है ना, वो क्या रहता है, जल में भी रहता है और क्या बोलते हैं आपका, जमीन स्थल में भी रहता है। तो उसके समान क्या रहेंगे, देखिए स्थल व जल दोनों पर पाए जाते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि स्थल और जल दोनों में पाया जाएगा। अंडे देता है, मेंढक क्या करता है, अंडे देता है और उसके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मछली की बात करेंगे तो उसके में क्या रहेगा, शल्क पाया जाता है। शल्क मतलब होता है क्या, स्केल कुछ इस प्रकार का। तो मेंढक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मछली में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, फिर आता है सर्प के समान जंतु। तो सर्प के समान जंतु में कौन कौन आएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मछली, तो मछली के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, कैसे हम समझेंगे, जो जल में रहेगा अंडा देती है। मेंढक के समान जंतु का अगर हम देखेंगे तो जल स्थल दोनों में रहेगा, अंडे देती है, उस शरीर पर शल्क नहीं पाई जाती। सर्प के समान जंतु में कौन कौन आएंगे, शरीर शल्कों से ढका रहता है, अंडे देते हैं, है ना, वो भी क्या करेंगे, शल्कों में से ढका रहेगा। सांप को देखेंगे तो उसमें स्केल शल्क पाए जाते हैं और वो भी कैसे देते हैं, अंडे देते हैं। फिर पक्षी की बात करते हैं तो शरीर पंखों से ढका हो रहता है और ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। स्तनधारी है ना, स्तनधारी मतलब होते हैं आपके जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। जिसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, गाय आ जाएगा। ठीक है, तो शरीर बालों से ढका रहता है, तो उसका शरीर कैसे रहेगा, बालों से ढका रहेगा। बच्चों को जन्म देते हैं और डायरेक्ट क्या कहते हैं, अंडे नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस वर्गीकरण को निम्न अनुसार भी दर्शाया जा सकता है। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले तो जंतु को हमने किस में बांटा था, आपका
कशेरुकी और केसुरुकी में। तो सबसे पहले क्या, जलीय व अंडे देने वाले उदाहरण क्या है, मछली है ना, जो जल में रहती है अंडे देती है, जस्ट हमने पढ़ा था मछली। जलीय एवं स्थलीय अंडे देने वाले मेंढक है ना, जो जल में भी रहेगा स्थल में भी रहेगा और अंडे देती है, जैसे कि मेंढक। शरीर सल्कों से ढका अंडे देने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, शरीर सल्कों से ढका हुआ है तो हम उसको साफ कर सकते हैं, अंडे भी देता है ना। शरीर पंखों से ढका अंडे देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका पक्षी। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये क्या है आपका स्तनधारी, ठीक है, क्या रहेंगे स्तनधारी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से जंतु को वर्गीकरण कर सकते हैं। दो मेन रहेगा आपका अकेसुरुकी और दूसरा क्या रहेगा केसुरुकी। तो अकेसुरुकी में हमने क्या क्या देखा था, केचुआ है ना, आपका क्या देखा था, जू, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी आपकी अकेसुरुकी में आ जाएगी, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। को आप अपनी कॉपी में बनाइए तथा चित्र में दिखाए गए जंतुओं के नाम लक्षण के आधार पर उदाहरण के रूप में उचित स्थान पर लिखें। उदाहरण के लिए मछली, मेंढक का नाम लिखा हुआ है, तो जो हमने यहाँ पर किया है उसी को वहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट है आपका क्या, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो जीवधारियाँ रहते हैं उसके वैज्ञानिक नाम। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जैसे कि आपका ही नाम दो ठोक होगा है ना, घर में आपको अलग बोला जाता है, स्कूल में आपको अलग बोला जाता है, वैसे जो जीव जंतु रहते हैं आपको तो पता है ना कि इतने सारे कंट्रीज़ है, इतने सारे स्टेट हैं, तो सारे क्या करते हैं, जीव को अलग अलग नाम से जानते हैं, तो फिर उसके अध्ययन में क्या हो जाता है प्रॉब्लम, तो इसलिए उसको हम क्या देते हैं वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ताकि आप कहीं पर भी जाएँ अगर उसका वैज्ञानिक नाम आप बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसी से वो पहचाना जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जो इंसान है ना, इंसान का होता है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, ठीक है। तो आप देश के कोई से भी जगह में जाएंगे, आप बोलेंगे होमो सैपियंस, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मनुष्य के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसका डिटेल हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जंतुओं और पौधे की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं, है ना। अगर हम जंतुओं की बात करें, पौधों की बात करें, तो विभिन्न भाषाओं, है ना, अलग अलग भाषा हमको देखने में मिलता है, तो अलग अलग नाम रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, तमिल में मगस कहते हैं, गुजराती में आमड़ी कहते हैं, मलयालम में आम्रम कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में आमा और मराठी में आम्बा कहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाषा, आम का ही अलग अलग नाम, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कंफ्यूजन। तो इसी प्रकार तेंदुआ को अंग्रेजी में पैंथर, कन्नड़ में शिवांगी, तमिल में चिरोथाई कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आम का भी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम, तेंदुआ का भी हम देख रहे हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम, है ना। तो ये इससे क्या होगा, कंफ्यूजन, ठीक है। यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सारे संसार में किसी एक जीवधारी के लिए एक ही नाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही ज़रूरी हो गया है कि आप दुनिया के कोई से भी कोने में जाए तो उसका सिर्फ एक ही नाम हो। तो यहाँ के स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, है ना, 1707 से 1778 एक ऐसी नाम पद्धति बनाई जिनमें प्रत्येक जीवधारी को एक ही वैज्ञानिक नाम दिया गया। तो फिर क्या हुए, कैरोलस लिनियस जो कहाँ के थे, स्वीडन के थे, उन्होंने क्या किया, सारे जीव जंतु के लिए क्या कर दिया, वैज्ञानिक नाम का इन्वेंशन किया, जिससे क्या करेंगे, जो भी जीव जंतु है वो वैज्ञानिक नाम से जाने जाएंगे। आप दुनिया के कोई से भी कोने में जाए फिर वही नाम उसको बोले, ठीक है। वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। तो यहाँ पर पहला बोला गया कि वैज्ञानिक अगर नाम लिखोगे, जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो क्या करते हो, एक अपना नाम रहता है, दूसरा आपका सरनेम रहता है। वैसे ही जब आप वैज्ञानिक नाम लिखोगे किसी भी जीव जंतु का, तो उसमें दो भाग रहते हैं। पहला क्या रहेगा, नाम वंश जिन्स का, और दूसरा जाति स्पीसीज का, है ना। तो यहाँ पर पहला क्या रहता है, आपका नाम, दूसरा आपका सरनेम। तो वैसे ही पहला नाम क्या रहेगा, आपका जिन्स को, वंश को बताएगा। जैसे कि क्या रहते हैं, पैंथर हो गया, तेंदुआ हो गया, लोयन हो गया, वो सिर्फ एक ही वंश के रहते हैं। और फिर वो अलग अलग जातु, जैसे कि जितने तेंदुए हैं वो अलग जाति के हो गए, सॉरी, जो भी सिंह है वो अलग जाति के हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, वंश तो एक ही है, सारे बिल्ली हैं, है ना, लेकिन वो क्या है, अलग अलग जाति के भी हैं, कोई शेर है, कोई क्या बोलते हैं आपका तेंदुआ है, कोई बाघ है, तो ये जाति अलग अलग हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया
गया होगा कि वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, पहला उसका जीन्स वंश को बताएगा, दूसरा उसके जाति को बताता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमको दिया हुआ है आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो अगर हम आम का देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला जीन्स वंश को बताएगा, ये क्या है आपका वंश बता रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे मैंगीफेरा। फिर आता है आपका क्या इंडिका, इंडिका क्या बताएगा, आपका स्पीसीज को बताएगा। किसको बताएगा, स्पीसीज को। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि मैंगो का बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लंगड़ा आम होता है, चूसनी आम होता है ना, अलग अलग होता है। तो वो क्या रहेंगे, सारे आप जब लिखेंगे ना वो सारी चीज़ों को मैग्नीफेरा ही लिखेंगे, वंश में सारे मैग्नीफेरा ही आएंगे, लेकिन स्पीसीज क्या हो जाएगा आपका अलग अलग हो जाएगा। अभी इंडिका है वो दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंगीफेरा वंश का नाम तथा इंडिका जाति का नाम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रकार तेंदुआ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस में वंश का नाम पैंथेरा और जाति का पार्डस पार्डस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तेंदुआ का क्या दे दिया हुआ है आपका पैंथेरा, ठीक है, पार्डस किसका है ये, ध्यान से देखिए, तेंदुआ का। ठीक है, ये किसको दिखा रहा है आपका वंश को, ये किसको दिखाएगा आपका जाति को। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, एक वंश में कई संबंधित जातियां हो सकती है, जैसे अब बाघ है ना, बाघ की हम बात करेंगे तो ये भी किस में आएगा पैंथेरा। देखिए वंश क्या है उसका सेम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा बाघ है, इसलिए उसको जाति क्या हो जाएगा उसका टाइग्रिस। ठीक है, फिर आपका सिंह की अगर हम बात करते हैं तो सिंह में क्या हो जा रहा है पैंथेरा, वंश वही है आपका, लेकिन उसका क्या हो जा रहा है, जो जाति है वो क्या हो जा रहा है लियो आ जा रहा है ना। ये क्या है आपके वंश सेम है, सब एक ही वंश को बिलोंग कर रहे हैं पैंथेरा, है ना, लेकिन जो जाति है वो क्या है आपका अलग अलग है। तो यही आपका बोला गया है, एक वंश में कई संबंधित जातियाँ हो सकती है, जैसे बाघ पैंथेरा टाइग्रस, यहाँ पर ठीक है टाइग्रस हो गया। फिर आ गया है सिंह पैंथेरा लियो, वंश पैंथेरा के सदस्य हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि तेंदुआ, बाघ और सिंह एक दूसरे से काफ़ी अधिक मिलते जुलते तथा संबंधित जंतु हैं। तो वंश उसका सेम है, तो आप देख सकते हैं कि समय पूछ रहता है, बाल पाए जाते हैं, मांसाहारी होते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं बच्चे पैदा करते हैं, और ये क्या रहेंगे आपके स्तनधारी रहते हैं। तो क्या हो गया, बहुत सारी समानताएं उसमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें क्या रहेगा आपको विभिन्नताएं भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेंढक का राना टिग्रिना, गुलाब का रोजा इंडिका, चूहे का रेटस रेटस होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर अलग अलग जंतुओं की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हम क्या कहेंगे होमो सैपियंस, मेंढक का राना टिग्रिना, आपका गुलाब का रोजा इंडिका, चूहे का रेटस रेटस। ठीक है, तो आई होप कि आपको वैज्ञानिक नाम और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी किसे कहते हैं, पहाड़ी मैना। जैसे यहाँ पर आप उसका चित्र देख सकते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है आपका ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, ये उसका क्या है आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन है, वन भैंसा है। वैज्ञानिक नाम क्या है उसका ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है, क्या होगा ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। तो यहाँ पर आपका क्या है दो ठोक वैज्ञानिक नाम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दे दिया हुआ, पहाड़ी मैना का और यहाँ पर वन भैंसा का। तो यहाँ पर जो है ग्रेकुला रिलीजियोसा ये क्या होगा आपका वंश, और पेनिनसुलेरिस क्या होगा आपका जाति हो गया। हाँ, बस क्या है आपका ब्यूबेलस क्या है आपका वंश है, ब्यूबेलिस क्या है आपका जाति है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, जितने भी हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहला क्या है आपका निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अकशेरुकी जंतु। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा आपका केचुआ, ठीक है, और क्या आ सकता है जू, मक्खी, ठीक है, आदि। ठीक है, ये सारे क्या आएंगे आपके अकशेरुकी जंतु आएंगे। कशेरुकी जलीय अंडे देने वाले। ठीक है, कशेरुकी रहेंगे अंडे देने वाले रहेंगे। मछली, ठीक है, जितने भी मछली हैं,
और क्या आ जाएगा, कछुआ, फिर आता है क्या आपका, केसुरुकी स्थलीय अंडे देने वाले, ठीक है, सांप, छिपकली, ठीक है, केसुरुकी उभयचर, मेंढक, सांप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अच्छे से वर्गीकृत समझा होगा तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। अकेसुरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, ना केचुआ, ना जू, ना मक्खी में नहीं पाई जाती है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जू तो है, वो कान खजूरा, है ना, घोंघा, ये सारे भी किस में आएंगे, अकेसुरुकी जंतु में आएंगे। केसुरुकी जलीय अंडे देने वाले, मछली हो गया, कछुआ हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, सारे ये सब आ जाएंगे। केसुरुकी स्थलीय, सांप, छिपकली। केसुरुकी उभयचर जंतु, मेंढक, सांप, है ना, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सारी चीज़ क्या आ जाएंगे, आपके अभयचर में आ जाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या, उचित संबंध जोड़िए। तो पहला क्या है, गाय। तो गाय क्या होती है आपकी, सबसे पहले तो ये है, गाय क्या रहती है, केसुरुकी रहती है ना, उसमें आपको रीढ़ की हड्डी देखने को मिल जाएगी। स्थलीय है ना, मतलब कि वो क्या रहता है, इस जमीन में रहती है और डायरेक्ट बच्चे देती है। तो गाय का क्या हो जाएगा आपका, केसुरुकी स्थलीय, बच्चे देने वाले। फिर आता है कबूतर। तो कबूतर भी क्या रहता है आपका, केसुरुकी है ना, वो भी क्या रहती है, स्थल्य में रहती है, लेकिन वो क्या करती है, अंडे देती है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा, केसुरुकी स्थलीय अंडे देने वाले। फिर आता है कनखजूरा। कनखजूरा आप समझ गए होंगे कि ये कैसा है आपका, अकेसुरुकी है। फिर आती है मछली, जो बच गया, वो कैसे रहती है आपकी, केसुरुकी रहती है, जल में रहती है, अंडा देती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है, अपने आसपास के पौधे को देखकर निम्न के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। साग, साग में क्या क्या आ जाएगा आपका, धनिया, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका, तुलसी। झाड़ी में आ जाएगा आपका गुलाब, नींबू। वृक्ष में आ जाएगा आपका बरगद, आम। आरोही में क्या आ जाएगा आपका, कुम्हड़ा, ठीक है। और क्या आ जाता है आपका, मटर भी। आप इस साग में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें मटर भी आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको दो उदाहरण, आपको आई होप साग अच्छे से समझ में आ गया होगा, झाड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, वृक्ष अच्छे से समझ में आ गया, और क्या बोलते हैं, आरोही भी समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ, ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा आपका गेहूँ या फिर धान, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, पौधे का महत्व, ठीक है। पौधे से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पौधे के महत्व को देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पौधों से हमें निम्नलिखित क्या क्या लाभ होते हैं। तो खाद्य पदार्थ के रूप में, है ना, हम क्या क्या चीज़ को खाते हैं। तो पहले तो गेहूँ, मक्का, दाल, शक्कर, तेल, ये सारी चीज़ें हमको क्या मिलती हैं, पौधे से मिलती हैं, जो कि क्या है, खाद्य पदार्थ है, जिसको आप खा सकते हो। दूसरा है मसालों के रूप में, है ना, हमको मसालों के रूप में भी मिलता है, जैसे सरसों, धनिया, सौंफ, हल्दी, जीरा, मेथी, ये सारे क्या हैं, आपके मसाले हैं, है ना। फिर आता है औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में भी मिलता है, जैसे कि तुलसी, बेलाडोना, सिनकोना, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके पौधे के ही नाम है, ठीक है, जो हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में, ठीक है, क्या क्या हम पीने के यूज में करते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सारे भी हमको किससे मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। फिर आता है रेशे के रूप में, है ना, मतलब कि हमको फाइबर मिलता है, कैसे, कपास हो गया, पटसन हो गया, सन हो गया, इससे हमको क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। ईंधन के रूप में भी लकड़ी, है ना, लकड़ी को जलाओ तो फिर हमको क्या मिलता है, कोयला, लकड़ी से हम खाना भी बना सकते हैं, तो ये ईंधन के रूप में भी हमको मिल रहा है। कागज़ उद्योग में बाँस, है ना, हमको क्या करना है, बाँस से हम कागज़ बनाते हैं। उद्योग धंधे, रेजिन्स, साल, ठीक है, राल, रबड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको क्या मिलते हैं, साल होगा ये, है ना, उद्योग धंधे में काम आते हैं।
पर्यावरण शुद्धिकरण में, मतलब कि जो भी हमारा क्या रहता है पर्यावरण है वो जो अशुद्ध हो जाता है उसको शुद्धिकरण में क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे द्वारा वायु शुद्धिकरण। क्यों? क्योंकि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे उसे ले लेते हैं। तेल के रूप में क्या क्या, अंडी, मूंगफली, आंवला, नीम, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, तेल के रूप में हमको मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, जंतुओं का महत्व, हमने पौधों का महत्व देख लिया, अब देखते हैं कि जंतुओं का क्या क्या महत्व होता है। सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में तो हम क्या क्या चीज़ को खा सकते हैं, दूध, घी, मांस, अंडे, मक्खन, ये आदि हम क्या खा सकते हैं, और ये किसके, वो भी खाद्य पदार्थ है ना। तो जंतुओं को एज हम खाद्य पदार्थ भी यूज़ कर सकते हैं। यातायात के लिए है ना, एक से दूसरे जगह जाने के लिए हम क्या कौन से जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े, ऊँट, खच्चर, हाथी, है ना, ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है चमड़ा उद्योग में क्या क्या, मरे पशुओं की खाल, जैसे कि क्या होता है अगर शेर मर जा रहे हैं तो उसके खाल को हम चमड़ा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊन प्राप्त होता है, किससे हमको ऊन प्राप्त होता है, भेड़ याक से, है ना। शहद, मोम कहाँ से मिलती है, मधुमक्खी से। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे वर्गीकृत भी कर रहे हैं और बहुत सारे पौधे से हमको उनका महत्व भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हमको क्या होते हैं, पौधे से मिलते हैं। जंतुओं का भी हम उपयोग करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ बस हमारा क्या होता है, चैप्टर हो जाता है समाप्त। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर में हमने देखा है, जो मेन पॉइंट है ना, जो हमने सीखा है वो हम क्या करेंगे, छोटा सा रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने सीखा, मतलब कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहला क्या है, हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएँ हैं जिन्हें सजीव और निर्जीव दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जितने भी जीव हैं जितने भी चीज़ें हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं, सजीव और दूसरा रहता है निर्जीव। ठीक है, सजीव श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं तथा उनमें संवेदनशीलता होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अब बांटे हैं तो कुछ तो आधार रखेंगे। तो कैसे है, जो सजीव है वो क्या करता है, खाना खाता है, पोषण लेता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है, गति करता है, वृद्धि करता है, संवेदनशीलता होती है उनमें, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सजीव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आकार के आधार पर पौधे को शाक, झाड़ी, वृक्ष और तथा आरोही में वर्गीकृत किया है। अगर हम आकार की बात करते हैं, छोटा है तो क्या बोलते हैं शाक, मध्यम है तो झाड़ी, ज़्यादा बड़ा है तो वृक्ष, जिसको सहारे की ज़रूरत होती है वो क्या कहा जाता है, आरोही कहा जाता है। ठीक है, उस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जंतुओं को अकेसरुकी तथा केसरुकी में वर्गीकृत किया है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वो होगा क्या आपका केसरुकी, जिसमें नहीं पाई जाएगी वो क्या रहेगी, आपकी अकेसरुकी रहेगी। ठीक है, आवास तथा भोजन संबंधी आदतों के आधार पर जंतु एवं पौधे में विविधता पाई जाती है। हमने इस चैप्टर में देखा है कि आवासन कहाँ कहाँ पर रहते हैं, स्थलीय, जलीय, आपका मेरुस्थलीय में, है ना। भोजन क्या बोलते हैं, स्वपोषी हैं या तो फिर मृत जीवी हैं या तो फिर क्या है परजीवी है, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, आपका बांट सकते हैं, है ना। और इस क्या बोलते हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो आप देख सकते हैं कि आवास और भोजन के हिसाब से जीव जंतु पौधे में किस प्रकार की विविधता है हमको देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और याद आ रहा होगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। फिर आता है पौधे एवं जंतुओं का एक वैज्ञानिक नाम होता है ना। तो हमने क्या देखा था, जंतुओं का भी नाम होता है और क्या बोलते हैं आपके पौधों का भी होता है। जैसे गुलाब का क्या था, रोज़ा इंडिका था, है ना। आपका क्या बोलते हैं मैंगो का क्या था, मैंगीफेरा इंडिका था। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं आपके पौधे के, जंतुओं के, होमोसेपियंस, रेटस, ये सारे क्या होते हैं वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप कोई से भी जगह में जाए तो वो आप नाम ले तो उसको बाकी को समझ में आ जाए। हम बहुत सी वस्तुओं के लिए पौधों पर निर्भर हैं। पौधे हमें खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मसाले, तेल, सब्जियां आदि देती हैं। तो हम देख सकते हैं कि पौधे पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं खाने के लिए, है ना। अब खाद्य पदार्थ हो गया जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मसाले, है ना, तेल, ये सारी चीज़ें हम किसके लिए, किस में निर्भर हैं,
पौधे पे। जंतुओं से दूध, घी, मक्खन, अंडे, दही, ऊन, रेशम, मोती आदि प्राप्त होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, पौधे से पे निर्भर तो हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जंतुओं से भी ले सकते हैं, जैसे घी, दूध, घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, दही हो गया। ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती हैं, आपके जंतुओं से। पशु भार ढोने तथा यातायात में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम देखें, जो पशु है वो क्या कर रहे हैं, जितना भी सामान है हम कंधे पर रख देते हैं। यातायात में घोड़े देख सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाने का काम करता है। तो जो पशु है उसका हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम उपयोग सहायता मतलब कि सहायता लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा, हो गया समाप्त। तो हम क्या करेंगे, कुछ अभ्यास देखते हैं। तो पहला क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए तथा गलत कथनों को सही लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ आपको कथन दिए गए हैं, अगर सही है तो सही चिन्ह लगाएंगे, गलत है तो गलत चिन्ह लगाएंगे, और गलत करने के बाद जो कथन जो गलत है उसको हम क्या करेंगे, सही भी करेंगे। तो पहला है, गोंद पौधे द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो ये सही है ना, क्योंकि जो गोंद है वो क्या रहता है, पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। कुकुरमुत्ता परजीवी पौधा है, तो ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका, गलत है। ये क्या है आपका, ये क्या लिखेंगे आप, कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी है। ठीक है, स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आता है, चूहा सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, तो चूहा क्या है, सर्वाहारी है, हाँ वो कुछ भी खा लेता है। फिर आता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, जीव जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें अकशेरुकी कहते हैं, सही है। ठीक है, कागज़ बनाने के उद्योग में बाँस का उपयोग होता है, सही है। ठीक है, सर्प अकशेरुकी जंतु है, तो ये क्या हो जाता है आपका, गलत है। ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे आप कशेरुकी जंतु है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है इस चैप्टर में। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।